आज हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने विटामिन्स और एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है। एक और महत्वपूर्ण केमिकल है जो हम लोगों के शरीर में बनता है और हम लोगों के जीवन को बहुत ही गहराई से प्रभावित करता है। उस रसायन का नाम है हार्मोन्स। आज हम लोग इन्हीं हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और ना केवल हम लोग ह्यूमन बॉडी में जो बनने वाले हार्मोन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, बल्कि जो प्लांट्स में हार्मोन पाए जाते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ये एक मास्टर वीडियो होगा जिसमें हम हार्मोन्स को पूरी तरह से पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है हार्मोन्स के बारे में और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप लोगों को ध्यान से, खासकर जो है 10 से 15 साल के बच्चे या बच्चियों को ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, तो इस आयु ग्रुप में लोगों का जो बच्चे और बच्चियां होती हैं उनके शरीर में काफ़ी बदलाव आते हैं। बच्चों की आवाज़ जो होती है, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, लड़कियों के शरीर में भी काफ़ी बदलाव आते हैं। ये सारे बदलाव शरीर में हार्मोन्स बनने की वजह से होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए, प्रजनन के लिए, शरीर के नियमन और नियंत्रण के लिए जरूरी होते हैं। हार्मोन्स कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, कोई पोषक पदार्थ नहीं है, शरीर को पोषण देने का कोई काम नहीं करते। ना ही ये एंजाइम होते हैं कि जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करें, ना ही ये कोई और चीज़ है, बल्कि ये ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ हैं, ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए, प्रजनन के लिए, नियमन और नियंत्रण के लिए ज़रूरी होते हैं। असल में जो हार्मोन्स होते हैं उनको केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। केमिकल मैसेंजर का मतलब ऐसा है कि ये ऐसे केमिकल होते हैं जो कुछ मैसेज लिए होते हैं। ये एक सेल से या किसी एक सेल या सेल के समूह से निकलते हैं और किसी दूसरी सेल या सेल के समूह पे काम करते हैं। मान लीजिए ये सेल है, यहाँ से जो है कोई हार्मोन निकल रहा है तो ये किसी दूसरे सेल पे जाके काम करेगा और ये एक मैसेज लेके जाता है दूसरे सेल के पास। इसीलिए जो हार्मोन्स होते हैं उनको केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। यानी ये जहाँ से निकलते हैं वहाँ से कुछ मैसेज लेते हैं, उस मैसेज को जहाँ पे इनका टारगेट होता है वहाँ पे जाते हैं और उसे वह मैसेज दे देते हैं। तो हार्मोन्स में हम लोग दोनों तरह के हार्मोन्स पढ़ेंगे। जो हार्मोन्स प्लांट में बनते हैं उनका नेचर थोड़ा सा अलग होता है, उनका काम थोड़ा अलग होता है, और जो एनिमल्स में बनते हैं यानी जो ह्यूमंस में बनते हैं उनका कुछ अलग रवैया होता है। तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनके जो मेन टाइप हैं उनको देख लेंगे और जो ह्यूमन में बनते हैं, जो हम लोगों में बनते हैं, उसको भी पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा इसका जो डेफिनीशन है हार्मोन का उसको जानने का प्रयास करते हैं। ये हार्मोन इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट इज सेक्रेटेड इनटू द बॉडी फ्लूइड्स बाय वन सेल आर ए ग्रुप ऑफ सेल्स एंड हैज ए फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट ऑन अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। हमने कहा कि जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करते हैं, संदेश वाहक की भूमिका निभाते हैं। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो शरीर में किसी सेल या सेल के समूह द्वारा स्रावित होते हैं, सिक्रीट होते हैं, और ये किसी दूसरे सेल पे काम करते हैं और उस सेल के ऊपर उनका कुछ फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी जो मैसेज लेके आते हैं उसका प्रभाव उनके टारगेट सेल पे देखने को मिलेगा। तो ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो केमिकल मैसेंजर की भूमिका निभाता हो उसे हार्मोन कहा जाता है। सीधी सी बात है कि ऐसा कोई भी केमिकल हम लोगों के शरीर में जो संदेश वाहक की भूमिका निभाता हो उसे हम हार्मोन कहते हैं, बस और कुछ नहीं है हार्मोन्स। देन हम बात करते हैं कि इनके केमिकल नेचर की बात कर लेते हैं कि प्रोटीन होते हैं, कि कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड है, किसके बने होते हैं।
तो ये किसी के भी बने हो सकते हैं, हार्मोन किसी के भी बने हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकते हैं, ये स्टेरॉयड हो सकते हैं, ये पेप्टाइड हो सकते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं। तो इनका कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन होते हैं या लिपिड होते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल हो शरीर में जो केमिकल मैसेंजर की भूमिका निभाएगा हम उसे हार्मोन कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, साइंटिस्ट कहते हैं। ठीक है। सो अगर हम केमिकल नेचर की बात करें तो हार्मोन जो होते हैं वो स्टेरॉयड हार्मोन भी हो सकते हैं, यानी जो हार्मोन स्टेरॉयड के बने होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये ऐसे हार्मोन हैं जो स्टेरॉयड के बने होते हैं। और स्टेरॉयड जो होते हैं वो विशेष प्रकार के लिपिड होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। लिपिड हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, प्रोटीन पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, तो उसे बताने की ज़रूरत है नहीं। देन कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो अमाइन के बने होते हैं। अमाइन मतलब जिसमें जो है अमोनिया का ग्रुप पाया जाता है, ऐसे हार्मोन को अमाइन कहा जाता है। जैसे T3 हार्मोन, T4 हार्मोन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये ऐसे हार्मोन हैं जो अमाइन हार्मोन में आते हैं, जिनके साथ अमीनो ग्रुप या अमोनिया ग्रुप जुड़ा होता है। इसी प्रकार कुछ हार्मोन जो होते हैं पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। पेप्टाइड जो होते हैं वो प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन नहीं होते हैं, प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जैसे ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, ये ऐसे हार्मोन हैं जो पेप्टाइड के बने होते हैं। इसी प्रकार इंसुलिन और ग्लूकागान ऐसे हार्मोन हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। इंसुलिन आप सभी जानते हैं, जिसकी कमी की वजह से शरीर में क्या होता है, मधुमेह होता है, शुगर होता है। इसको हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। ये जो दोनों हार्मोन हैं इंसुलिन और ग्लूकागान, ये प्रोटीन के बने होते हैं। देन ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं, जैसे LH हार्मोन, FSH हार्मोन, ये सब के सब क्या हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन हैं। ऐसे और भी तरह के बहुत सारे तरह के हार्मोन्स होते हैं। अगर हम उनके केमिकल नेचर के बारे में देखें तो किस रसायन के बने होते हैं, इस आधार पे रसायन बहुत तरह के हो सकते हैं। ये कुछ जानना इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा हार्मोन कहाँ बनता है और उसका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लांट हार्मोन्स की। हमने कहा कि ये एक मास्टर वीडियो है जिसमें हम प्लांट हार्मोन यानी जो पौधों में हार्मोन बनते हैं उनको भी देखेंगे और जो हम लोगों के शरीर में हार्मोन्स बनते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। सो पहले हम लोग शुरू करते हैं प्लांट हार्मोन से। प्लांट हार्मोन्स में हमें 5 तरह के हार्मोन्स जो है पढ़ना है। वैसे तो बहुत तरह के हार्मोन्स बनते हैं पौधों में भी, लेकिन हम 5 तरह के हार्मोन्स जानेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम महत्वपूर्ण है। पहला है ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, एथिलीन और ABA, जिसे एब्सिसिक एसिड भी कहते हैं। इन्हीं 5 हार्मोन्स के बारे में हम लोग जानेंगे और इनके काम को देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो प्लांट हार्मोन होते हैं उनके डेफिनेशन में कोई अंतर तो नहीं है। तो कोई अंतर ऐसा कुछ नहीं है, दोनों हार्मोन का मतलब हार्मोन है, चाहे वो प्लांट में बने या एनिमल में बने। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, एक और डेफिनेशन देखते हैं कि दे आर वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी हार्मोन्स जो होते हैं वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन ये न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं और प्रोड्यूस बाय प्लांट यानी पौधों द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, जो कि कंट्रोल या रेगुलेट करते हैं जर्मिनेशन को, ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को और अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो न्यूट्रिएंट ना हों और प्लांट के शरीर में जो है जर्मिनेशन को, उनके ग्रोथ को, शरीर में होने वाले मेटाबॉलिज्म को और इस तरह की और जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट या कंट्रोल करते हों, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हार्मोन कहा जाता है। प्लांट हार्मोन जो होते हैं उनको फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। जो प्लांट हार्मोन होते हैं, जो पौधों में हार्मोन बनते हैं, उनको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो का सीधा मतलब होता है प्लांट। जहाँ पे भी आपको फाइटो शब्द मिले, ये देखिए फाइटो शब्द है ना, तो जहाँ पे भी फाइटो मिले तो फाइटो का सीधा मतलब होता है प्लांट, यानी प्लांट में बनने वाले हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। इन्हें ग्रोथ बायो रेगुलेटर भी कहते हैं। तो कहीं पे फाइटो हार्मोन लिखा हो या ग्रोथ बायो रेगुलेटर लिखा हो या केमिकल मैसेंजर लिखा हो
उनका मतलब एक ही है, हार्मोन। हार्मोन की बात हो रही है और कुछ नहीं। और हार्मोन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करते हैं, यानी संदेशवाहक के रूप में काम करते हैं, जो शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में संदेशों को पहुंचाते हैं। सो चलिए आगे देखते हैं। पहला जो प्लांट हार्मोन है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होते हैं? ये पौधों के टिप पे पाए जाते हैं। पौधों की जो तना होता है और जो रूट होती है, जड़ और तना, इनके जो टिप होते हैं उन पर ऑक्सिन पाया जाता है, वहाँ पे ऑक्सिन का स्रावण होता है। ऑक्सिन का जो मुख्य काम है वो है सेल एनलार्जमेंट का। जिस सेल में ऑक्सिन बनते हैं या अगर जिस सेल के ऊपर ऑक्सिन डाल दिया जाए उसका प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि सेल जो है फूल के बड़ा हो जाएगा, उसकी साइज बढ़ जाएगी। ये ऑक्सिन का सबसे प्रमुख काम है कि ये सेल इनलार्जमेंट का काम करते हैं, सेल की साइज को बढ़ाने का काम करते हैं। ऑक्सिन का एक और चीज़ जो हमें फेनोमेनन देखने को मिलता है उसका नाम है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब है, इसमें फोटो का मतलब होता है लाइट और ट्रॉपिज्म का मतलब होता है रिस्पॉन्स देना। सूरजमुखी को आप देखे होंगे, सनफ्लावर। सनफ्लावर का जो मुख होता है वो हमेशा किसकी तरफ होता है? सन की तरफ होता है। अगर आपके घर में कहीं पे गमला है और उस गमले में अगर आप उस गमले को जो है खिड़की के पास रख दीजिए, तो खिड़की के पास रख दीजिए जहाँ से सनलाइट आती हो। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका जो प्लांट होगा वो उस खिड़की की तरफ या सूरज की तरफ झुका हुआ होगा। यही जो पौधों में ये तो झुकाव हो रहा है, इस घटना को ही कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म, यानी लाइट के दिशा में पौधे जो है अपनी वृद्धि करते हैं। और ये जो झुकाव हो रहा है पौधों में वो ऑक्सिन नामक हार्मोन की वजह से होता है। ऑक्सिन के कारण ही पौधे जो है लाइट की तरफ झुक जाते हैं। ये तो रहा कि ऑक्सिन जो है प्लांट के अंदर क्या काम कर रहा है। इसका जो है हॉर्टिकल्चर में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये यूज होता है पार्थेनोकार्पी में। जो उद्यान की खेती करते हैं, जो फलों की खेती करते हैं, वो ऑक्सिन का बहुत बढ़िया यूज करते हैं। बाज़ार से ऑक्सिन के जो है आर्टिफिशियल ऑक्सिन बने होते हैं, सिंथेटिक ऑक्सिन मिलते हैं, उन्हें खरीद लाते हैं और इनका प्रयोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाने में काम आता है। अब पार्थेनोकार्पी क्या होती है? पार्थेनोकार्पी को अनिषेक फलन कहते हैं, हिंदी में अनिषेक फलन कहते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का मतलब ये है कि ऐसे फल का निर्माण जिसमें सीड ना हो, यानी बिना सीड वाले फल बनाने की क्रिया का नाम है पार्थेनोकार्पी। और इस प्रक्रिया में ऑक्सिन नामक प्लांट हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। जो सामान्य क्रिया है, सामान्य क्रिया में ये होता है कि मेल फ्लावर और जो फीमेल फ्लावर होते हैं, यानी जो स्पर्म है और जो एग है, दोनों आपस में मिलते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फल का निर्माण होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो फल बनते हैं उनमें सीड जरूर होगा, उनमें सीड जरूर होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। पार्थेनोकार्पी में ये होता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के ही फल बन जाता है। और जब बिना निषेचन के या बिना फर्टिलाइजेशन के फल बनेगा तो निश्चित बात है कि उसमें सीड नहीं होगा। तो अंगूर हो गया, केला हो गया, ये जो जितने चीज़ें होती हैं जिनमें आपको सीड नहीं मिलता है या बहुत छोटा सा सीड मिलता है, वो पार्थेनोकार्पी से ही बनाए जाते हैं। और पार्थेनोकार्पी के लिए ज़रूरी है कि उस पे ऑक्सिन का छिड़काव हो। आप ऐसे जो है, मान लीजिए आपको ऐसे फ्रूट बनाने हैं, आपके पास प्लांट है, आपने खेती की है और आप चाहते हैं कि जो आपके अंगूर हों उनमें सीड ना हों, तो इसके लिए आपको जो है अपने खेतों पे जो है ऑक्सिन का छिड़काव करना होगा। आप उसके ऊपर ऑक्सिन छिड़क दीजिए, जो अंगूर बनेगा उनमें सीड नहीं होगा। वैसे अंगूर में छोटा सा सीड होता है, लेकिन अगर आप उस पर ऑक्सिन डाल दीजिए तो वो भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ फल होगा, फल होगा। सो इसका ये इम्पोर्टेंस है, पार्थेनोकार्पी में ऑक्सिन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक जो है खरपतवार नाशक है
हर्बिसाइड है 2,4-D। 2,4-D भी ऑक्सिन ही है। 2,4-D का इस्तेमाल जो है खरपतवार नाशक के रूप में खेत में किया जाता है। जब खेत में बहुत सारे खरपतवार हो जाते हैं तो खेत में जो है 2,4-D डाल दिया जाता है और 2,4-D जो है उन खरपतवारों को जो है नष्ट कर देता है। और ये 2,4-D एक तरह का ऑक्सिन ही है। सो ये रहा ऑक्सिन के बारे में। हम लोग अब अगला जो है प्लांट हार्मोन देखते हैं, जिसे हम जिब्रेलिन्स कह रहे हैं। जिब्रेलिन के बारे में जो जानने की चीज़ ये है कि ये इलांगेशन ऑफ इंटरनोड के लिए जिम्मेदार होते हैं। इंटरनोड का क्या मतलब होता है? गन्ना जानते हैं, गन्ना देखे होंगे, शुगर कैन ऐसे ऐसे बटा होता है, तो ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसी को कहते हैं इंटरनोड। जिब्रेलिन का मुख्य काम है कि ये इंटरनोड की लंबाई को बढ़ा देते हैं। अगर शुगर केन पे जो है जिब्रेलिन का छिड़काव कर दीजिए तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, उसके नोड की लंबाई, इंटरनोड की लंबाई बहुत बढ़ जाएगी, जिससे जो है प्लांट की ऊंचाई काफ़ी ऊपर हो जाएगी। तो जिब्रेलिन जो होते हैं ये इलांगेशन ऑफ इंटरनोड के लिए जिम्मेदार होने वाले हार्मोन्स हैं। इसकी खोज जो है जापान में जो है की गई थी। जापान में जो है गेहूं का फील्ड था, उसमें देखा गया कि जो सामान्य गेहूं थे उनकी ऊंचाई तो बराबर थी, लेकिन कुछ ऐसे गेहूं थे जिनकी ऊंचाई जो है सामान्य से काफ़ी ऊपर थी। बाद में इस पर रिसर्च हुआ तो ये जो बड़े वाले जो है गेहूं थे उस पर देखा गया कि उस पर फंजाई लगी हुई थी और उस फंजाई में एक रसायन बना जिसकी वजह से इनकी लंबाई बढ़ गई थी। यही रसायन बाद में जो है जिब्रेलिन के रूप में खोजा गया। और हाइट इसीलिए बढ़ी थी कि क्योंकि जिब्रेलिन जिस पे भी पड़ेगा, जिस भी प्लांट पे पड़ेगा, उसकी लंबाई को, उसके इंटरनोड को बढ़ा देगा। दूसरा जो इसका प्रमुख काम है, ये प्रसुप्ति तोड़ने के काम में आते हैं। जो सीड होते हैं, कुछ सीड की ऐसी विशेषता होती है कि वो जल्दी जर्मिनेट नहीं होते हैं। अगर उनको खेत में डाल भी दिया जाए तब भी उनमें जर्मिनेशन नहीं होता है। इसे कहा जाता है सीड डॉर्मेंसी, यानी जो सीड हैं वो प्रसुप्ति अवस्था में चले गए हैं। अगर ऐसे सीड हैं, उन सीड के ऊपर जिब्रेलिन डाल दिया जाए तो उनका जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा, उनका अंकुरण जल्दी हो जाएगा। देन जिब्रेलिन जो आर्टिफिशियल जिब्रेलिन है उनका प्रयोग जो होता है फूलों और पुष्पों के विकास में भी किया जाता है। अगर फूलों की लंबाई जो आकार बढ़ाना है, फलों का आकार बढ़ाना है, उसके लिए जिब्रेलिन का प्रयोग किया जाता है। जिब्रेलिन ने हमने पहले बताया कि जिब्रेलिन का क्या काम है, इंटरनोड की जो लंबाई होती है उसे बढ़ा देता है। अब अंगूर अगर है, अंगूर के ऊपर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाए तो बड़े बड़े अंगूर मिलेंगे और जो अंगूर का गुच्छा होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि लंबाई बढ़ जाएगी और जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना ज़्यादा बड़ा गुच्छा होगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये जिब्रेलिन की बात हो गई। अब आगे देखते हैं साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन ऐसा प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार है। सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जहाँ पे होगा वो सेल डिवीजन की प्रक्रिया को बढ़ा देगा और जल्दी जल्दी कोशिकाओं का विभाजन चालू हो जाएगा। एक सेल से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और इसी प्रकार प्रक्रिया चलती रहेगी। तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार है। अगला हार्मोन है एथिलीन। एथिलीन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये गैसीय हार्मोन है। अभी तक जितने हार्मोन थे वो या तो लिक्विड थे या तो सॉलिड थे, लेकिन एथिलीन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो गैस अवस्था में पाया जाता है और एथिलीन का काम है फलों को पकाने का। एथिलीन हार्मोन का मुख्य काम है फलों को पकाना। आप लोगों ने देखा होगा जो फल बेचते हैं उनके पास कार्बाइड होता है। कार्बाइड से एथिलीन गैस निकलती है और इस एथिलीन गैस से ही केला या फिर जो चीज़ होती है वो पक जाती है। सो एथिलीन जो है फलों के पकाने वाला हार्मोन है। अंतिम हार्मोन जो हम लोगों को जानना है, जिसे हम ABA कहते हैं संक्षेप में, जिसका पूरा मतलब है एब्सिसिक एसिड। ये एक ऐसा हार्मोन है जो सुषुप्ता अवस्था को बनाए रखता है। हमने कहा कि जिब्रेलिन जो होता है वो सीड डॉर्मेंसी को तोड़ने का काम करता है, यानी जो सीड जर्मिनेट नहीं करते हैं सामान्य परिस्थितियों में, उस पर जिब्रेलिन छिड़क दिया जाए तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं। लेकिन एब्सिसिक एसिड इसका उल्टा काम करता है।
ये सीड में जो है अगर मौजूद है तो सीड को जमने नहीं देगा, उसको जर्मिनेट नहीं होने देगा। सीड में अगर एब्सिसिक एसिड है तो उसमें सुषुप्ता अवस्था बनाएगा और सीड जर्मिनेशन को रोक देगा। ये 5 तरह के हार्मोन हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्मोन्स की। जो चीज़ें हमें जानना है वो है ह्यूमन हार्मोन्स की। सबसे महत्वपूर्ण तो ये चीज़ है, अभी तक हम लोगों ने प्लांट देखा, तो ह्यूमन हार्मोन्स भी हार्मोन्स सब में वही होते हैं, सब में केमिकल मैसेंजर ही होते हैं। सो हम लोगों के शरीर में बहुत सारी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। उनमें एक प्रकार का ग्लैंड है जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। यानी ये ऐसे ग्लैंड होते हैं जिसमें कोई डक्ट या नलिका नहीं जुड़ी होती है। ये डक्ट लेस ग्लैंड होते हैं और इनसे जो रसायन स्रावित होता है उसे हार्मोन्स कहा जाता है। ये हार्मोन्स जाके ब्लड में मिलेगा और ब्लड के माध्यम से जहाँ उसे जाना है वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे शरीर में वो कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं या वो कौन कौन से ग्लैंड हैं जहाँ से हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन निकलता है। पहले लोकेशन जानना जरूरी है कि शरीर में कौन सा हार्मोन कहाँ पे बनता है, और इसके लिए आपको जानना होगा कि हमारे शरीर में कौन कौन से ग्लैंड हैं और कहाँ कहाँ पे लोकेट हैं। कुछ महत्वपूर्ण ग्लैंड यहाँ पे हमने जो है दिखाने का प्रयास किया। जो हम लोगों का हेड होता है, जो सिर है, उसमें पाए जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड पाए जाते हैं। गले के पास जो होती है उसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। पेट में हम लोगों के पास पैंक्रियाज है जिसे अग्नाशय कहते हैं। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है। इसी प्रकार मेल सेक्स ऑर्गन या जो गोनैड होते हैं उसमें टेस्टिस होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन या गोनैड में ओवरीज होता है। तो ये सब के सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनसे हार्मोन निकलता है और प्रत्येक हार्मोन अपना कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन का काम करता है। चलिए इसको और डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पे एक और डायग्राम अपने पास है और ये सब जो आपको देखने को मिल रहा है ये सब के सब क्या हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड है। आप सीधे याद रखो कि कुछ ग्रंथियां हैं और ये ग्रंथियां क्या करती हैं, हार्मोन का स्रावण करती हैं। हेड में 3 प्रमुख ग्रंथियां हैं जिसे हमें याद रखना होगा। एक है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के थोड़ा सा आगे पिट्यूटरी नामक ग्रंथि है, पिट्यूटरी के पीछे पीनियल नामक जो है ग्रंथि पाई जाती है, और गले में तो हम सब जानते हैं कि थायराइड होता है और थायराइड के बगल में ही एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसे पैराथायराइड कहा जाता है। ये सब हार्मोन नहीं है, ये सब ग्रंथियां हैं, ग्लैंड हैं, और इनसे अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। हम लोग आगे देखेंगे, पहले आप लोग इन्हें देख लो। खाली आप लोग नाम याद रखो और लोकेशन अगर हो सके तो याद रख लो। थाइमस, थाइमस क्या है कि सीने में पाया जाता है, सीने के पास जो होता है थाइमस पाया जाता है। ये भी एक तरह का ग्लैंड है। फिर किडनी के ऊपर, ये देखो किडनी है, किडनी के ऊपर हर किडनी, दोनों किडनी के टोपी पर जैसी संरचना पाई जाती है जिसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। देन किडनी भी एक तरह का ग्लैंड है। पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज भी ग्लैंड है। फिर फीमेल में ओवरीज पाए जाते हैं और मेल में टेस्टिस पाए जाते हैं। इन सब से हार्मोन निकलता है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोगों के शरीर में कौन कौन से महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए। हार्मोन्स वैसे शरीर में बहुत तरह के बनते हैं, यहाँ पे हम संक्षेप में कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स के नाम ही ले रहे हैं। जो छूट जाएगा और आपको लगेगा कि महत्वपूर्ण है उसे आप कमेंट में बताएंगे। ह्यूमन हार्मोन्स यानी हम लोगों के शरीर में जो हार्मोन्स बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला जो ग्रंथि है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी में 3 प्रमुख तरह के हार्मोन बनते हैं। वैसे पिट्यूटरी में बहुत तरह के हार्मोन बनते हैं लेकिन 3 हार्मोन जो हमें जानना है वो है प्रोलैक्टिन। पहला हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम है कि जो माताएं होती हैं उनमें मिल्क बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। मिल्क के निर्माण के लिए जिम्मेदार हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन से के कारण ही महिलाओं में दूध का निर्माण होता है। दूसरा हार्मोन है जो पिट्यूटरी से निकलता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। जब बच्चे जो है अपनी माँ के पास होते हैं तो माँ के शरीर से अपने आप जो है मिल्क का स्रावण शुरू हो जाता है, मिल्क का इजेशन या उसका निकलना शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है कि शरीर में जो है ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ने लगती है, उसका निर्माण पिट्यूटरी ज़्यादा तेज कर देता है जिसकी वजह से जो होता है दूध का स्रावण होता है।
और ये काम है ऑक्सीटोसिन का। तीसरा जो हार्मोन है जो पिट्यूटरी से निकलता है उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं जो शरीर के वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी हैं वो भी पिट्यूटरी से निकलते हैं। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल की जगह ऊपर या नीचे बन जाए यानी आवश्यकता से अधिक बन जाए तो शरीर बहुत भारी हो जाएगा, बहुत बड़ा शरीर हो जाएगा, जैसे खली की तरह शरीर हो जाएगा, है ना, खली की तरह शरीर हो जाएगा अगर ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बन जाए। और अगर आवश्यकता से कम ग्रोथ हार्मोन बनेगा तो शरीर बौना हो जाएगा, राजपाल यादव जैसी शरीर हो जाएगी। तो नॉर्मल आपकी शरीर है, इसके लिए ग्रोथ हार्मोन सही मात्रा में बना है। अगर ऊपर नीचे होगा तो शरीर का वृद्धि उसी हिसाब से नियंत्रित होगा, अगर ज़्यादा होगा तो शरीर की हाइट और उसका आकार बढ़ जाएगा, कम होगा तो शरीर छोटा हो जाएगा। तो ये 3 हार्मोन है जो पिट्यूटरी से निकलते हैं और पिट्यूटरी हम लोगों के जो हेड है उसमें पाया जाता है, ब्रेन के पास पाया जाता है, कान के पास पाया जाता है। दूसरा जो ग्लैंड है वो है पीनियल। पीनियल जो है पिट्यूटरी के पीछे पाया जाता है और दोनों ही सिर में पाए जाते हैं। पीनियल से एक महत्वपूर्ण हार्मोन निकलता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। ये है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का काम है कि स्लीप साइकिल को रेगुलेट करना। हम लोग कब सोएंगे कब जागेंगे वो हार्मोन से ही नियंत्रित होता है और इस साइकिल को यानी स्लीप साइकिल को जो सोने जागने का चक्र है उसे नियंत्रित करने वाला हार्मोन है मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन जो है पीनियल नामक ग्रंथि से स्रावित होती है, याद रखो। देन हम बात करते हैं जो हम लोगों का गला है वहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है थायराइड। थायराइड वही घेंघा वाली, जब घेंघा हो जाता है तो थायराइड फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। तो थायराइड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। थायराइड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। ये उसके बाद फिर हम बात करते हैं अग्नाशय की या पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज से 2 प्रमुख हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन के बारे में आप लोग जानते ही हैं। इंसुलिन का काम है कि जो ब्लड में ग्लूकोज है उसकी मात्रा को कम करना, और जो ग्लूकागॉन है उसका काम है कि जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जहां इंसुलिन ब्लड की मात्रा को नीचे लाता है, ब्लड शुगर की मात्रा नीचे लाता है, वहीं ग्लूकागॉन जो है ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ाता है। अगर किसी कारण से इंसुलिन की कम मात्रा में बने तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाता है। देन एक और ग्लैंड है जिसे हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है एड्रिनल। एड्रिनल जो होता है वो किडनी के ऊपर पाया जाता है। किडनी जो होती है, किडनी के ऊपर एक टोपी जैसी संरचना पाई जाती है। वो टोपी जैसी संरचना कुछ नहीं है, एड्रिनल ग्लैंड ही है। इस एड्रिनल ग्लैंड से एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन निकलता है जिसे एड्रिनलिन कहते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन का काम है कि ये शरीर में उस समय बनता है जब हम लोग आपात की स्थिति में हो, जब कोई डेंजर या खतरा हम लोगों के सामने आता है तब एड्रिनलिन बनता है। और ये एड्रिनलिन लड़ो या भागो रिस्पॉन्स देता है। इंग्लिश में कहते हैं फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी जो खतरा है उससे लड़ना है या भागना है। तो ये रिस्पॉन्स यानी लड़ना है कि भागना है, ये एड्रिनलिन देगा। और जब ये शरीर में एड्रिनलिन बनेगा तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके बाल खड़े हो जाएंगे, पसीना फेंकना चालू कर दोगे। और ये तभी होता है जब आपके सामने कोई खतरा होता है। अचानक से बाघ देख लोगे, शरीर में एड्रिनलिन ढेर सारा बनेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कान खड़े हो जाएंगे, पसीना फेंकना चालू कर दोगे। और जितनी मात्रा में एड्रिनलिन बना है वही रिस्पॉन्स देगा कि आप शेर से लड़ोगे, बाघ से लड़ोगे या भागोगे। ठीक है, तो भागना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस केस में। सो ये एड्रिनलिन का काम है। देन हम मेल और फीमेल जो सेक्स हार्मोन होते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। मेल में जो टेस्टिस होते हैं उनसे 2 मेन हार्मोन निकलता है। एक का नाम है एंड्रोजन और दूसरा का नाम है टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन का काम है स्पर्म का निर्माण करना। एंड्रोजन नामक मेल हार्मोन ये सिर्फ जो मेल में बनता है, एंड्रोजन वो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। टेस्टोस्टेरोन भी स्पर्म प्रोडक्शन में भाग लेता है। साथ ही जो पुरुषों में या लड़कों में या होते हैं
जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में काम आते हैं। देन इसी तरह फीमेल में भी कुछ सेक्स हार्मोन होते हैं जो सेक्स की क्रियाओं में भाग लेते हैं। जैसे एक हार्मोन है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो होता है ये महिलाओं में यज्ञ प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय यज्ञ के निर्माण के लिए एस्ट्रोजन नामक फीमेल हार्मोन जिम्मेदार होता है। इसी प्रकार प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये प्रेगनेंसी के समय बनता है, उस समय ये महिलाओं में ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो ये कुछ हार्मोन हैं जो हम लोगों के शरीर में बनते हैं और हम लोगों ने उनके काम के बारे में भी जान लिया है। और बहुत सारे हार्मोन होते हैं जिनको आप खोजिए और जानिए उनके बारे में कि क्या काम करते हैं। और ये भी आप लोग देखिए कि ये अगर हार्मोन जो है हम लोगों के शरीर में अगर इम्बैलेंस होता है, यानी नॉर्मल से ऊपर नीचे हो रहा है, सही मात्रा में नहीं बन रहा है, तो उनसे हम लोगों के शरीर पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। आप लोग उन बच्चों को देखिए जो जवान हो रहे हैं, जो 10 से 15 वर्ष के हैं, उन तरह के लड़के या लड़कियों पर ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उनके शरीर में कुछ केमिकल बदलाव हो रहे हैं जिससे उनके शारीरिक बनावट में, उनके व्यवहार में भी बदलाव आ रहे हैं। ये सब का सब हार्मोन की वजह से होता है। तो हार्मोन के बारे में पूरा हो चुका है। अगले वीडियो का अब आप लोग इंतज़ार कीजिए, उसमें हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे।